आज़ाद बोल इंडिया आप देख रहे हैं। 6 मार्च 2026 है आज, और आज की बड़ी खबरें कुछ इस तरह हैं कि नफरती इस्राएली मिनिस्टर स्मोट्रिच का बेटा जख्मी, सीधा रॉकेट हमले की जद में आया। ईरान के खिलाफ ट्रंप को ऑपरेशन पड़ा बहुत महंगा। थाड, रडार और अड्डों की तबाही का नुकसान है इससे अलग। और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान को आखिरी अल्टीमेटम, कहा बिना शर्त करो सरेंडर। ईरान में अपनी पसंद की हुकूमत चाहते हैं ट्रंप। तेहरान बोला होश में आओ, ये तेहरान है, ईरान है। शुरुआत करते हैं इस शो की बड़ी खबर से। इसराइल के नफरती मिनिस्टर बेजलेल स्मोट्रिच का बेटा एक रॉकेट की जद में आकर बुरी तरह से जख्मी हो गया। गजा के बच्चों का सफाया करने का ख्वाब बुनने वाला स्मोट्रिच अब अपनी औलाद के लिए थोड़ा बहुत सही तड़प तो रहा ही होगा। आइए 6 मार्च की शाम आई इस खबर को जान लेते हैं। और ये तस्वीर स्मोट्रिच और उसके बेटे की ज़रा पुरानी है। जनूबी लेबनान के मोर्चे पर इसराइली वजीर ख़जाना यानी फिनेंस मिनिस्टर बेजलेल स्मोट्रिच का बेटा एक फौजी कार्रवाई के दौरान जख्मी हो गया। हिजबुल्लाह के हमले में रॉकेट फायर हुआ था। इसराइली मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक उसे जख्मी हालत में अस्पताल में दाखिल करवाया गया है, इलाज चल रहा है। हालांकि कुछ खबरें उसकी हालत स्टेबल बता रही हैं, लेकिन हिजबुल्लाह के हमलों की शिद्दत ने इसराइली हुक्काम में खलबली मचा दी है। कई जगह ये कहा जा रहा है कि स्मोट्रिच का बेटा सीरियस कंडीशन में है। गजा के बच्चों और आम आवाम के खिलाफ सख्त बयानबाजी करने वाले स्मोट्रिच के लिए ये खबर एक बड़ा निजी झटका मानी जा रही है। इसराइली अखबारों ने 6 मार्च की शाम को 7 बजे के बाद इस खबर को छापाया। आप जाकर पढ़ सकते हैं, लेकिन बहुत कम जानकारी के साथ। दोस्तों, ख़ास बात यह है कि लेबनान का मोर्चा आसान नहीं है आईडीएफ के लिए। अब भी मैदान जंग में जुमेरात को भी आईडीएफ की गिवाती ब्रिगेड के 8 और अहलकार ज़ख्मी हुए थे। 5 टैंक उड़ाने का दावा हिजबुल्लाह कर चुका है। 8 जो ज़ख्मी हुए थे उनमें से 3 की हालत अब भी निहायत नाजुक है। लेबनान की सरहद पर हिजबुल्लाह के इन हमलों ने इसराइली फ़ौज को भारी नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया है। लंबी सीज़फायर डील के बाद नवंबर 2024 के बाद फरवरी में जब ईरान पर जंग शुरू हुई, तो हिजबुल्लाह आयतुल्लाह खामनेई की शहादत के बाद इस जंग में कूद पड़ा और उसने वापस इसराइल के नॉर्दर्न इलाकों पर हमले शुरू कर दिए, जिससे इसराइल ने भी लेबनान में, बेरूत में ज़बरदस्त बमबारी शुरू कर दी है। लेकिन ये खबर बेजलेल स्मोट्रिच इसराइली मिनिस्टर के बेटे के बुरी तरह ज़ख्मी होने की थी। अब इससे आगे बढ़ते हैं, कुछ और अहम खबरों का रुख करते हैं। इसराइली फ़ौज के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल एफी डेफ्रिन ने दावा किया है कि इस हफ्ते की शुरुआत से अब तक लेबनान में किए गए हमलों में हिजबुल्लाह के 70 से ज़्यादा अहलकारों को मार गिराया गया। इसराइल का कहना है कि ये कार्रवाई हिजबुल्लाह की तरफ से शुरू किए गए हमलों के जवाब में की जा रही है। मैंने ये खबर इसलिए बताना लाजिम समझी क्योंकि दूसरी तरफ का भी नुकसान आपको पता होना चाहिए। लेबनान की हेल्थ मिनिस्ट्री ने निहायत खौफनाक आंकड़े पेश किए हैं। सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक मंडे से जारी इसराइली बमबारी में अब तक कम से कम 123 लोग लेबनान में मारे जा चुके हैं और 683 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हुए हैं। मैदानी जंग के इन हालात में रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया जा रहा है, जिससे आम शहरी और बच्चे भारी तादाद में मुतासिर हो रहे हैं। अब सुनिए एक अहम खबर। जंग आसान नहीं होती, हमेशा कहते हैं ना। 100 घंटों की जंग और खरबों का नुकसान झेला है अमेरिका ने। अमेरिका का ऑपरेशन एपिक फ्यूरी बहुत महंगा पड़ा और फ्यूरी अमेरिका के लिए साबित हो रहा है। उड़ती हुई मिसाइलें असल में ट्रंप के लिए उड़ता तीर बन गई हैं। ये तीर कहाँ जाकर लगा है लगता है, आप समझ सकते हैं। अल जजीरा में 6 मार्च को आई इस खबर के पहले पैराग्राफ के नीचे का हिस्सा गौर से देख लीजिए, पढ़ लीजिए, जिसे मैं अपनी जुबान में समझाने जा रहा हूँ। ये कह रहा है कि ईरान के साथ जारी इस खतरनाक जंग ने अमेरिका की माली हालत यानी फाइनेंशियल कंडीशन खस्ता कर दी है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप और इसराइल की तरफ से शुरू किए गए ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के शुरुआती 100 घंटों के खर्च ने ही वॉशिंगटन के, अमेरिका के होश उड़ा कर रख दिए हैं। सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज़ CSIS की ताज़ा रिपोर्ट ये कहती है कि इस जंग के पहले 100 घंटों में ही अमेरिका को $3.7 बिलियन यानी तकरीबन 3 खरब 70 अरब रुपए का चूना लग चुका है। यानी हर रोज़ करीब $891 मिलियन पानी की तरह बहाए जा रहे हैं या बह रहे हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस खर्च में से $3.5 बिलियन का तो कोई बजट ही तय नहीं था। दोस्तों, मैदान जंग के हालात ये हैं कि मिडिल ईस्ट में मौजूद अमरीकी अड्डों पर ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों ने भारी तबाही मचाई है। जहां एक तरफ अमेरिका और इसराइल दावा कर रहे हैं कि वो ईरान की कमर तोड़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ खुद अमरीकी खजाने पर इस जंग का बोझ नाकाबिले बर्दाश्त होता जा रहा है। और अभी तो इस जंग की बस शुरुआत हुई है। 7वें दिन भी जारी इस टकराव ने दुनिया भर में तेल की सप्लाई
اور گلوبل مارکیٹ کو ہلا کر رکھ دیا ہے، اور اس کا پریشر بھی امریکہ اور اس کے دوستوں کو بڑا نقصان دینے والا ہے۔ یہ 6 مارچ کی خبر ہے، اور اس نقصان میں، اس خرچے میں وہ خرچہ یا نقصان شامل نہیں ہے جو دعوے کیے گئے ہیں کہ تھاڈ کو توڑ دیا، تھاڈ کے ریڈار توڑ دیے، امریکہ کے بیس جو ہلا کر رکھ دیے، کویت، قطر، بحرین، سب جگہ، وہ کوئی تباہی پتہ ہی نہیں ہے کتنی ہوئی ہے، وہ تو اور اربوں ڈالر میں ہوگا۔ تو جنگ آسان نہیں ہوتی ہے۔ اگر اس جنگ میں امریکہ کو عراق اور افغانستان کی طرح کچھ حاصل نہیں ہوا، ویسے وہاں آخر میں شرمندگی حاصل ہوئی تھی، لیکن شروعات میں تیل ویل سونا عراق میں تو حاصل ہوا، اگر یہاں حاصل نہیں ہوا، مجھے نہیں لگتا کہ آگے امریکہ اس طرح کی غلطی بہت مدت تک دہرائے گا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ امریکہ کا خزانہ ڈھیلا ہو رہا ہے، اس کے ڈونلڈ ٹرمپ جلد سے جلد جنگ ختم کرنا چاہتے ہوں گے، اور اس کے لیے وہ امریکہ کی طرف سے ایران کو دھمکیاں دے رہے ہیں۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو الٹیمیٹم دیا ہے کہ بنا شرط سرنڈر کر دو۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے خلاف اپنا رخ اور سخت کرتے ہوئے صاف کر دیا کہ اب کسی بھی طرح کی بات چیت یا سمجھوتے کی گنجائش نہیں ہے۔ انہوں نے سوشل میڈیا پر پوسٹ کرتے ہوئے اعلان کیا کہ ایران کے پاس اب صرف ایک ہی راستہ بچتا ہے، اور وہ ہے بنا شرط سرنڈر، انکنڈیشنل سرنڈر۔ اوکے، میدان جنگ کے اس نازک موڑ پر ٹرمپ نے کہا کہ وہ ایران میں ایک ایسی نئی لیڈرشپ چاہتے ہیں جو انہیں قبول ہو، یعنی ہمارے من مافک پٹھو ہوں ہمارے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ ایک بار نئی حکومت آنے کے بعد امریکہ اور اس کے ساتھی ملک ایران کی بربادی کو ٹھیک کرنے اور اسے دوبارہ کھڑا کرنے میں مدد کریں گے۔ شاباش۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی اس مانگ نے صاف کر دیا ہے کہ وہ ایران کے موجودہ نظام کو پوری طرح ختم کرنے کے ارادے سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ یہ ایران کو ٹھیک کریں گے۔ لوگ لیبیا کی طرف دیکھ رہے ہیں، لوگ افغانستان کی طرف دیکھ رہے ہیں، لوگ عراق کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ ان کے حکمرانوں پر جتنے بھی الزام ہوں، لیکن وہ ملک سرسبز تھے، صدام ہوں، غدافی ہوں، یا پھر جو اس وقت کے افغانستان کے رہے ہوں۔ خیر اس وقت تو طالبان نے قبضہ کر لیا، لیکن یہ دونوں ملک تو سرسبز تھے، ان کی عوام خوشحال تھے، بربادی ہوئی نہیں تھی۔ انہوں نے کیسا گلشن، کیسا چمن بنایا ہے افغانستان کو، سب جانتے ہیں، سب دیکھ رہے ہیں۔ ایرانی یقین نہیں کریں گے، اور ایرانی قوم تو اور مسلمانوں سے زیادہ بیدار ہے۔ یہ اور بات ہے کہ انبھگ ہر طرف سے ہوتے ہیں، لگے ہوئے ہیں، مان ہی نہیں رہے ہیں کہ نقصان ہو رہے ہیں، لیکن جو ایرانی ہیں سچے، وہ بیدار قوم ہے، وہ دیکھ رہی ہے، سمجھ رہی ہے، وہ جانتی ہے دھوکے میں نہیں آنا ہے، دھوکے میں نہیں آنا ہے۔ فی الحال خبریں تو بہت سی ہیں، اور تصویریں بھی بہت سی ہیں جو اگلے ویڈیوز میں آئیں گی، اور آج کچھ کام تھے ہم نپٹانے میں لگ گئے، اور تھوڑا سا ایک بہت مدت کے بعد 5 گھنٹے کی نیند لے لی، اس لیے کچھ گیپ ہو گیا، جمعہ بھی تھا۔ تو خبریں چلتی رہیں گی، تصویریں آتی رہیں گی۔ بہت سے لوگ بہت محنت کر رہے ہیں یوٹیوب پر، جو آپ سمجھتے ہو کہ فیکٹ کے ساتھ نیوز دکھا رہے ہیں، ان کے ویڈیو ضرور دیکھیے۔ ہاں، یہ توقع مت کریے کہ وہ ہر گھنٹے آپ کو ویڈیو دیں گے۔ کچھ لوگ رات میں سو کے اٹھ رہے ہیں، کچھ لوگ دن میں اٹھ رہے ہیں، اور ان کے پیچھے اور ہمارے پیچھے پڑے ہیں کہ یار جلدی جلدی ویڈیو کیوں نہیں لاتے؟ ارے بھائی، آپ کی ٹائمنگ کے حساب دیکھو، آپ آرام کر رہے ہو، اگلا بندہ نہیں کرے گا کیا؟ تو پریشر مت ڈالیے، کیونکہ جنگ کا پریشر آلریڈی بہت ہے سب لوگوں پر، ہمارے اور نہ جانے کتنوں کے بی پی بڑھے ہوئے ہیں۔ اپنا بھی دھیان رکھیے، ہمیں بھی تھوڑا رکھنے دیجیے۔ سلامت رہیے، خوش رہیے۔